नमस्कार। यह इस सीरीज का छठवां भाग है। खंड 3 भाग 7 उपनगर के किनारे। दूसरे कमरे में जाकर लुत्फुन्निसा ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। वह 2 दिनों तक उस कमरे से बाहर न निकली। इधर 2 दिनों में उसने अपने कर्तव्य का निश्चय कर लिया था। स्थिर होकर वह दृढ़ प्रतिज्ञ हुई। सूर्य अस्त होना चाहते थे। उस समय लुत्फुन्निसा पेशमन की सहायता से अपना श्रृंगार करने लगी। आश्चर्यकारी वेशभूषा थी। पेशवाज नहीं, पाजामा नहीं, ओढ़नी नहीं, रमणी वेश का कोई चिन्ह नहीं। जैसी वेशभूषा उसने की, उसे शीशे में देखकर उसने पेशमन से पूछा, क्यों पेशमन, क्या मैं पहचानी जा सकती हूँ? पेशमन बोली, किसकी मजाल है? तो मैं जाती हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं जाएगा। पेशमन कुछ संकुचित होकर बोली, दासी का कसूर माफ हो तो एक बात पूछूं? क्या? आपकी मंशा क्या है? केवल यही कि कपाल कुंडला उसके पति से हमेशा के लिए अलग हो जाए। इसके बाद वह मेरे होंगे। बीबी, जरा मजे में विचार कर लीजिए। वह घना जंगल होगा, रात हुआ चाहती है, आप अकेली रहेंगी? लुत्फुन्निसा इसका कोई जवाब न दे घर से बाहर हुई। सप्तग्राम में जिस सुनसान उपप्रांत में नवकुमार रहते हैं, वह उसी तरफ चली। वहां पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई। नवकुमार के घर के समीप ही एक घना जंगल है। पाठकों को यह याद रह सकता है। उसी के किनारे पहुंचकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर बैठ वह अपने साहस से भरपूर कार्य के बारे में सोचने लगी। घटनाक्रम अद्भुत रूप से उसका सहायक हो गया। लुत्फुन्निसा वहां बैठी थी। वहां से उसे बराबर बोलता हुआ कोई कंठ स्वर सुनाई दिया। उसने उठकर चारों तरफ देखा। एक रोशनी जलती दिखाई दी। लुत्फुन्निसा का साहस पुरुष से भी बढ़कर था। जहां से रोशनी आ रही थी वह उधर ही चली। पहले पेड़ की आड़ से देखा, बात क्या है? उसने देखा कि रोशनी यज्ञ होम की है और मनुष्य कंठ मंत्रोच्चारण है। मंत्र में केवल एक नाम सुन पड़ा। परिचित नाम सुनते ही लुत्फुन्निसा यज्ञकर्ता के पास जा बैठी। इस समय वह वहीं बैठी रही। पाठकों ने बहुत काल से कपाल कुंडला की खबर नहीं पाई है, अतः कपाल कुंडला की खबर जरूरी है। चौथा खंड भाग 1 शयनागार में। लुत्फुन्निसा के आगरा जाने और फिर सप्तग्राम लौटकर आने में कोई 1 साल हुआ है। कपाल कुंडला 1 वर्ष से नवकुमार की गृहिणी है। जिस दिन प्रदोष काल में लुत्फुन्निसा जंगल आई, उस समय कपाल कुंडला कुछ अनमनी सी बैठी अपने शयनागार में थी। पाठकों ने समुद्र तट पर रहने वाली, बिखरे केशों वाली, गहने जेवर के बिना रहने वाली जिस कपाल कुंडला को देखा था, अब वह कपाल कुंडला नहीं है। श्यामा सुंदरी की भविष्यवाणी सत्य हुई है। पारसमणि के स्पर्श से योगिनी गृहिणी हुई है। इस समय वह सारे रेशम जैसे रूखे लंबे बाल जो पीठ पर अनियंत्रित फहराया करते थे, अब आपस में गुथकर चोटी रूप में शोभा पा रहे हैं। चोटी बनाने में भी बहुत कुछ शिल्पकला की शैली है। केश विन्यास, बारीकी से बनाए गए बालों के कार्य सुंदरी के सजाने संवारने के कौशल का परिचय दे रहा है। फूलों को भी छोड़ा नहीं गया है। वे भी वेणी में चारों तरफ खूबसूरती के साथ गूंथे हुए हैं। सर पर के बाल भी समान ऊंचाई में नहीं, बल्कि मालूम होता है कि सिमटे हुए कृष्ण तरंग माला की तरह शोभित हैं। मुखमंडल अब केश समूह से ढका नहीं रहता, ज्योतिर्मय होकर शोभा पाता है। केवल कहीं कहीं पुष्पगुच्छ लटक रहे हैं और पसीने की बूंदें झलक रही हैं। रंग वही है, आधे पूरे चांद की किरणों की भांति। अब दोनों कानों में स्वर्ण कुंडल लहरा रहे हैं। गले में नेकलेस हार है।
रंग के आगे मैला नहीं है, बल्कि इस प्रकार शोभा पा रहे हैं जैसे आधे चांद की चांदनी धारण किए हुए पृथ्वी के अंग पर वह नैश कुसुमवत शोभित है। वह दूध की तरह सफेद वस्त्र पहने हुए है। वह वस्त्र आकाश मंडल में खेलने वाले सफेद बादलों की तरह शोभा पा रहे हैं। यद्यपि वर्ण वही है, लेकिन पहले की अपेक्षा कुछ मैला, जैसे आकाश में कहीं काले मेघ झलक रहे हों। कपाल कुंडला अकेली बैठी न थी, उसकी सखी श्यामा सुंदरी पास में बैठी हुई है। उन दोनों में आपस में बातें हो रही थी। उनकी वार्ता का कुछ अंश पाठकों को सुनना होगा। कपाल कुंडला ने पूछा, नंदोई जी अभी यहाँ कितने दिन रहेंगे? श्यामा, कल शाम को चले जाएंगे। आहा, आज रात को भी यही औषधि लाकर रख लेती तो भी उन्हें वश कर मनुष्य जन्म सार्थक कर सकती। कल रात को निकली तो लात जूता खाया, फिर भला आज रात कैसे निकलूं? दिन को ले आने से काम न चलेगा? नहीं, दिन में तोड़ने से फल ना होगा। ठीक आधी रात को खुले बालों से तोड़ना होता है। अरे बहन, क्या कहें, मन की साध मन में ही रह गई। अच्छा, आज दिन में तो मैं उस पेड़ को पहचान ही आई हूं, और जिस वन में है वह भी जान चुकी हूं। अब आज तुम्हें जाना ना होगा, मैं अकेली ही रात में जाकर औषधि ला दूंगी। नहीं नहीं, एक दिन जो हो गया सो हो गया, तुम रात को अकेली ना निकलना। इसके लिए तुम क्यों चिंता करती हो? सुन तो चुकी हो, रात को जंगल में अकेली घूमना मेरा बचपन का अभ्यास है। मन में विचार करो, यदि मेरा ऐसा अभ्यास ना होता तो आज कभी तुमसे मुलाकात भी ना हुई होती। इस ख्याल से नहीं कहती हूं, किंतु यह ख्याल है कि रात को जंगल में अकेली घूमना क्या भले घर की बहू बेटियों का काम है? 2 आदमियों के रहने पर तो इतना तिरस्कार उठाना पड़ा। तुम यदि अकेली गईं तो भला कैसे रक्षा होगी? इसमें हर्ज ही क्या है? तुम क्या यह ख्याल करती हो कि मैं रात में घर के बाहर होते ही कुचरित्रा हो जाऊंगी? नहीं नहीं, यह ख्याल नहीं, लेकिन बुरे लोग तो बुराई करते ही हैं। कहने दो, मैं उनके कहने से बुरी तो ना हो जाऊंगी। यह तो है ही, लेकिन तुम्हें कोई बुरा भला कहे तो हम लोगों के मन को चोट पहुंचेगी। इस तरह की व्यर्थ की चोट ना पहुंचने दो। खैर, मैं यह भी कर सकूंगी, लेकिन भैया को क्यों नाराज दुखी करती हो? कपाल कुंडला ने श्यामा सुंदरी के प्रति एक निर्मल कटाक्षपात किया। बोली, इसमें यदि वह नाराज हो तो मैं क्या करूं? मेरा क्या दोष? अगर जानती कि स्त्रियों का विवाह दासी बनना है तो कभी शादी न करती। इसके बाद और सवाल जवाब करना श्यामा सुंदरी ने उचित न समझा, अतः वह अपने काम से हट गई। कपाल कुंडला आवश्यकीय कार्यादि से निवृत्त हुई। घर के काम से खाली हो वह औषधि लाने के लिए घर से निकल पड़ी। उस समय एक पहर रात बीत चुकी थी। चांदनी रात थी। नवकुमार बाहरी कमरे में बैठे हुए थे। उन्होंने खिड़की में से देखा कि कपाल कुंडला बाहर जा रही है। उन्होंने भी घर के बाहर हो मृण्मयी का हाथ पकड़ लिया। कपाल कुंडला ने पूछा, क्या? कहाँ जाती हो? नवकुमार के स्वर में तिरस्कार का लेश मात्र भी न था। श्यामा सुंदरी अपने पति को वश में करने के लिए एक जड़ी चाहती है, वही लेने जाती हूं। नवकुमार ने पूर्ववत कोमल स्वर में पूछा। कल तो एक बार हो आई थी, फिर आज क्यों? कल खोज कर पा न सकी, आज फिर खोजूंगी। नवकुमार ने कोमल स्वर में ही कहा। अच्छा, दिन में जाने से क्या काम न होगा? नवकुमार का स्वर स्नेहपूर्ण था। कपाल कुंडला ने कहा, लेकिन दिन की ली गई जड़ी फलती नहीं, तो तुम्हें खोजने की क्या जरूरत है? मुझे जड़ी का नाम बता दो, मैं खोज कर ला दूंगा। मैं पेड़ देखकर पहचान सकती हूं, उसका नाम नहीं जानती, और तुम्हारे तोड़ने से भी उसका फल ना होगा। औरतों को बाल खोलकर तोड़ना पड़ता है।
तुम परोपकार में विघ्न न डालो। कपाल कुंडला ने यह बात अप्रसन्नतापूर्वक कही। नवकुमार ने फिर भी आपत्ति न की। बोले, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। कपाल कुंडला ने अभिमान भरे स्वर में कहा, आओ, मैं अविश्वासिनी हूं या क्या कहूं, अपनी आंखों से देख लो। नवकुमार ने फिर कुछ न कहा। उन्होंने कपाल कुंडला का हाथ त्याग दिया और घर के अंदर चले गए। कपाल कुंडला अकेली जंगल में घुसी। खंड 4 भाग 2। जंगल में। सप्तग्राम का यह भाग जंगलमय है। यह बहुत कुछ पहले लिखा जा चुका है। गांव से थोड़ी ही दूर पर घना जंगल है। कपाल कुंडला एक संकीर्ण जंगली राह से अकेली औषधि की खोज में चली। निस्तब्ध रात्रि थी, शब्दहीन किंतु मधुर। मधुर रात्रि में स्निग्ध और उज्जवल किरण फैलाते हुए चंद्रदेव आकाश में रुपहले बादलों को अतिक्रम करते अपनी यात्रा कर रहे थे। शांत हो वृक्ष के पत्ते उन किरणों से अटखेलियां कर रहे थे। शांत लता गुल्मों के बीच फूल खिलकर सफेद चांदनी में अपने अस्तित्व से होड़ लगा रहे थे। पशु पक्षी सब शांत थे। प्रकृति शांत थी, लेकिन कभी कभी घोंसलों में बैठे पक्षियों के डैनों की फड़फड़ाहट, सूखे पत्तों के गिरने का शब्द, सर्पादी जीवों के रेंगने और दूर कुत्तों के भौंकने का शब्द सुनाई पड़ जाता था। वायु भी निस्तब्ध थी। यह बात नहीं, वह चल रही थी, लेकिन इतनी मृदु गति से कि केवल ऊपरी वृक्ष पत्र मात्र हिलते थे। लताएं रस लेती थी। आकाश में निरभ्र मेघखंड धीरे धीरे उड़ रहे थे। उस प्रकृति की नीरवता का सुख लेने वाला अनुभव कर सकता था कि मंद वायु प्रवाह जारी है। पूर्व सुख की स्मृति जाग रही थी। कपाल कुंडला की पूर्व स्मृति इस समय जागी। उसे याद आया कि सागर तटवर्ती बलियाड़ी डूहे पर मंद वायु किस प्रकार उसके केशों के साथ खिलवाड़ करती थी। आकाश की तरफ देखा, अनंत नील मंडल याद आया, समुद्र का रूप। कपाल कुंडला इसी तरह की पूर्व स्मृति से अनमनी चली जा रही है। अनमनी होने के कारण कपाल कुंडला को याद न रहा कि वह किस काम के लिए कहाँ जा रही है। जिस राह से वह जा रही है वह क्रमशः दुर्गम होने लगा। जंगल घना हो गया। मस्तक पर लता वृक्ष का फैलाव घना हो गया। चांदनी न आने के कारण अंधेरा हो गया। क्रमशः राह भी गुम हो गई। राह न मिलने के कारण कपाल कुंडला का स्वप्न भंग हुआ। उसने उधर ताक कर देखा, दूर एक रोशनी जल रही थी। लुत्फुन्निसा ने भी पहले इसी रोशनी को देखा था। पूर्व अभ्यास के कारण कपाल कुंडला इन सब बातों से भय रहित थी, लेकिन कौतूहल तो अवश्य हुआ। वह धीरे धीरे उस ज्योति के समीप पहुंची। उसने जाकर देखा कि जहां रोशनी जल रही है वहां तो कोई भी नहीं, किंतु उससे थोड़ी ही दूर पर घना जंगल होने के कारण एक टूटी मड़ैया सी अस्पष्ट दिखाई दी। उसकी दीवारें यद्यपि ईंटों की थी, किंतु टूटी फूटी छोटी सी केवल एक कोठरी मात्र थी। उस घर में से बातचीत की आवाज आ रही थी। कपाल कुंडला निशब्द पैर रखती हुई उस मड़ैया के पास जा पहुंची। पास पहुंचते ही मालूम हो गया कि दो मनुष्य सावधानी के साथ बातें कर रहे हैं। पहले तो वह बात कुछ समझ न सकी, लेकिन बाद में पूरी चेष्टा करने पर निम्नलिखित प्रकार की बातें सुनाई पड़ी। एक कह रहा है, मेरा मनोरथ मृत्यु है। इसमें यदि ब्राह्मण सहमत ना हो तो मैं तुम्हारी सहायता न करूंगा। तुम भी मेरी सहायता न करना। दूसरा बोला, मैं भी मंगलाकांक्षी नहीं हूं, लेकिन जीवन भर के लिए उसका देश निकाला हो, इससे मैं राजी हूं। लेकिन हत्या की कोई चेष्टा मेरे द्वारा नहीं हो सकती, वरन उसके प्रति कोलाचरण ही करूंगी। फिर पहले ने कहा, बहुत अबोध हो तुम, तुम्हें कुछ ज्ञान सिखाता हूं, मन लगाकर सुनो। बहुत ही गूढ़ बातें कहूंगा। एक बार चारों तरफ देख तो जाओ, मुझे श्वास की आवाज लग रही है। वस्तुतः बातें मजे में सुनने के लिए कपाल कुंडला मड़ैया के दरवाजे के समीप ही आ गई थी। अत्यंत हठ होने के कारण उसकी सांसें जोर जोर से चल रही थी।
साथी की बातों पर एक व्यक्ति घर के दरवाजे पर आया और आते ही उसने कपाल कुंडला को देख लिया। कपाल कुंडला ने भी चमकीली चांदनी में उस आगंतुक को देखा। वह स्थिर न कर सकी कि उस आगंतुक को देखकर खुश हो या डरे। उसने देखा कि आगंतुक ब्रह्मवेशी है, सामान्य धोती पहने हुए है, शरीर एक उत्तरीय द्वारा अच्छी तरह ढका हुआ है। ब्राह्मण कुमार बहुत ही कोमल और नवयुवक जान पड़ा, कारण उसके चेहरे से बहुत ही कमनीयता झलक रही थी। चेहरा अत्यंत सुंदर है, स्त्रियों के चेहरे के अनुरूप, लेकिन रमणीय, दुर्लभ, तेज, विशिष्ट है। उसके बाल मर्दों की तरह कटे हुए नहीं, बल्कि स्त्रियों की तरह घुंघराले, कुछ पीठ और छाती पर लटक रहे थे। ललाट पर चमक, उभरा हुआ और एक शिरा साफ दिखाई पड़ती थी। दोनों आंखों में गजब का तेज था। हाथ में एक नंगी तलवार थी, किंतु इस रूप राशि में एक तरह का भीषण भाव दिखाई पड़ रहा था। शरद ऋतु के जैसे वर्ण पर मानो कोई डरावनी छाया पड़ गई हो। उसके अंदर तक धस जाने वाली आंखों की चमक देखकर कपाल कुंडला भयभीत हुई। दोनों एक दूसरे को एक क्षण तक देखते रहे। पहले कपाल कुंडला ने आंखें झपकाई। उसकी आंखें झपकते ही आगंतुक ने पूछा, तुम कौन? यदि एक वर्ष पहले उस जंगल में ऐसा प्रश्न किसी ने किया होता तो कपाल कुंडला समुचित उत्तर तुरंत प्रदान करती, लेकिन इस समय वह बदली हुई परिस्थिति में गृह लक्ष्मी स्वभाव की हो गई थी, अतः सहसा उत्तर दे न सकी। ब्राह्मण वेशी कपाल कुंडला को निरुत्तर देखकर गंभीर होकर कहा, कपाल कुंडला, इस रात में भयानक जंगल में तो किस लिए आई हो? एक अज्ञात रात को घूमने वाले पुरुष के मुख से अपना नाम सुनकर कपाल कुंडला अवाक हो रही थी। उसके मुंह से कोई जवाब न निकला। ब्राह्मण वेशी ने फिर पूछा, तुमने हम लोगों की बातें सुनी हैं? सहसा कपाल कुंडला की वाक शक्ति फिर जागी। उसने उत्तर देने के बाद पूछा, मैं भी वही पूछती हूं। इस जंगल में रात के समय तुम दोनों कौन सी कुमंत्रणा कर रहे थे? ब्राह्मण वेशी कुछ देर तक चिंता मग्न निरुत्तर रहा, मानो उसके हृदय में कोई नई इष्ट सिद्धि का प्रकार आ गया हो। उसने कपाल कुंडला का हाथ पकड़ लिया और उस मड़ैया से थोड़ा किनारे हटाकर ले जाने लगा। कपाल कुंडला ने बड़े ही क्रोध से झटका देकर अपना हाथ छुड़ा लिया। ब्राह्मण वेशी ने बड़ी मिठास से कानों के पास धीरे से कहा, चिंता क्यों करती हो? मैं पुरुष नहीं हूं। कपाल कुंडला और आश्चर्य में आई। इस बात का उसे विश्वास भी हुआ और नहीं भी। वह ब्राह्मण वेश धारणी के साथ गई। उस टूटे घर से थोड़ी दूर आड़ में पहुंचकर उसने कहा, हम लोग जो कुपरामर्श कर रहे थे उसे सुनोगी? वह तुम्हारे ही संबंध में है। कपाल कुंडला का भय और आग्रह बढ़ गया। बोली, सुनूंगी। छद्मवेशी ने कहा, तो जब तक न लौटूं यहीं प्रतीक्षा करो। यह कहकर वह छद्मवेशी उस भग्न घर में लौट गया। कपाल कुंडला कुछ देर तक यहाँ खड़ी रही, लेकिन उसने जो कुछ सुना और देखा था उससे उसे बहुत भय जान पड़ा। यह कौन जानता है कि वह छद्मवेशी उसे यहाँ क्यों बैठा गया है? हो सकता है अपना अवसर पाकर वह अपनी अभिसंधि पूर्ण किया चाहता हो। यह सब सोचती हुई कपाल कुंडला भय से विह्वल हो गई। इधर ब्रह्मवेशी के लौटने में देर होने लगी। अब कपाल कुंडला बैठी रह न सकी, तेजी से घर की तरफ चली। उधर आकाश भी घटा से काला पड़ने लगा। जंगल में चांदनी से जो प्रकाश फैल रहा था वह भी दूर हो गया। कपाल कुंडला को प्रतिपल देर जान पड़ने लगी, अतः वह तेजी से जंगल से बाहर होने लगी। आने के समय उसे साफ पीछे से दूसरे की पदध्वनि सुनाई पड़ने लगी। फिर पीछे देखने से अंधकार में कुछ दिखाई न पड़ा। कपाल कुंडला ने सोचा कि ब्रह्मवेशी उसके पीछे आ रहा है। घना जंगल पीछे छोड़कर वह उस क्षुद्र जंगली राह पर आ गई थी। वहां उतना अंधेरा न था। देखने से कुछ दिखाई पड़ सकता था, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई न पड़ा। अतः वह फिर तेजी से कदम बढ़ाती हुई चली। फिर पद शब्द सुनाई पड़ा। आकाश काली काली घटाओं से भयानक हो उठा था।
कपाल कुंडला और भी तेजी से आगे बढ़ी। घर बहुत ही करीब था, लेकिन इसी समय हवा के झटके के साथ बूंदी पड़ने लगी। कपाल कुंडला दौड़ी। उसे ऐसा जान पड़ा कि पीछा करने वाला भी दौड़ा। घर सामने दिखाई पड़ते न पड़ते भयानक वर्षा शुरू हो गई। भयानक गर्जन के साथ बिजली चमकने लगी। आकाश में बिजली का जाल बिछ गया और रह रह कर वज्र टूटने लगा। कपाल कुंडला किसी तरह आत्मरक्षा कर घर पहुंची। पास का बगीचा पार कर दरवाजे के अंदर दाखिल हुई। दरवाजा उसके लिए खुला हुआ था। दरवाजा बंद करने के लिए वह पलटी। उसे ऐसा जान पड़ा कि सामने दरवाजे के बाहर कोई वृद्धाकार मनुष्य मूर्ति खड़ी थी। इसी समय एक बार बिजली चमक गई। उस एक ही चमक में कपाल कुंडला उसे पहचान गई। वह सागर के किनारे रहने वाला वही कापालिक है। खंड 4 भाग 3। स्वप्न में। कपाल कुंडला ने धीरे धीरे दरवाजा बंद कर दिया और सोने के कमरे में आई। वह धीरे से अपने पलंग पर सो रही। मनुष्य हृदय अनंत समुद्र है। जब उससे प्रबल वायु युद्ध करने लगती है तो कितनी तरंगे उठती हैं, यह कौन गिन सकता है। प्रबल वायु से हिलता और वर्षा जल से भीगा हुआ जटाजूटधारी कापालिक का चेहरा उसे सामने दिखाई पड़ने लगा। पहले की समूची घटनाओं की कपाल कुंडला याद करने लगी। घने जंगल में कापालिक की वह भैरवी पूजा, अन्य कई पैशाचिक कार्य, वह उसके साथ कैसा आचरण कर भाग कर आई है, नवकुमार को बंधन, यह सब याद आने लगा। कपाल कुंडला कांप उठी। आज रात की सारी घटनाएं आंख के सामने नाच उठी। श्यामा की औषधि कामना, नवकुमार का उसे रोकना, उनके प्रति कपाल कुंडला का तिरस्कार, इसके बाद अरण्य की ज्योत्सनामयी शोभा, वह भीषण दर्शन सब याद आया। पूर्व दिशा में उषा की मुकुट ज्योति प्रकट हुई। उस समय कपाल कुंडला को हल्की नींद आ गई। उस हल्की नींद में कपाल कुंडला स्वप्न देखने लगी, मानो वह उसी सागर वक्ष पर नाव पर सवार चली जा रही है। तरणी सजी हुई, उस पर वासंती रंग की ध्वजा फहरा रही है। नाविक फूलों की माला पहने हुए हैं, नाव खे रहे हैं। राधे श्याम का अनंत प्रणय गीत हो रहा है। पश्चिम गगन से सूर्य तप रहे हैं, स्वर्ण धारा में समुद्र हंस रहा है। आकाश में बिखरे बिखरे मेघ भी उसी धारा में स्नान कर रहे हैं। एकाएक रात हो गई। सूर्य कहाँ चले गए? सुनहले बादल कहाँ गए? घने काले बादल छा गए। समुद्र में दिशा भ्रम होने लगा। किधर जाया जाए? नाव पलटी, गाना बंद हुआ, गले की माला फेंक दी गई, पताका गायब हो गई, आंधी आई। सागर के वृक्ष में परिमाण लहरें उठने लगी। लहर से कापालिक प्रकट हुआ। बाएं हाथ में नाव पकड़ डुबाने को तैयार हुआ। इसी समय वह ब्राह्मण वेशधारी प्रकट हुआ। उसने पूछा, बोलो, नाव डुबा दें या बचा दें? कपाल कुंडला ने कहा, डुबा दो। उसने नाव को छोड़ दिया। नाव भी बोल उठी, अब मैं भार उठा न सकूंगी, पाताल में जाती हूं। यह कहती हुई नाव पाताल में प्रवेश कर गई। पसीने से नहाई हुई कपाल कुंडला स्वप्न से जाग उठी। उसने देखा कि सवेरा हो गया है। उन्मुक्त खिड़की से वासंती हवा आ रही है। वृक्ष हल्की हवा से फूल सहित झूम रहे हैं। हिलती शाखाओं पर बैठे पक्षी गा रहे हैं। कितनी फूलों से लदी शाखाएं खिड़की के अंदर घुसी आ रही हैं। कपाल कुंडला नारी स्वभाववश उन शाखाओं को एकत्र करने लगी। एकाएक उसमें से एक लिपि बाहर हुई। कपाल कुंडला पढ़ना जानती थी। उसने पढ़ा। पत्र यूं था, आज शाम के बाद कल रात की तरह ब्राह्मण कुमार के साथ मुलाकात करो। तुम अपने बारे में जो प्रयोजनीय बात सुनना चाहती थी उसे सुनोगी। अहम ब्राह्मण वेशी। खंड 4 भाग 4। संकेतानुसार। उस दिन शाम तक कपाल कुंडला केवल यही चिंता करती रही कि ब्राह्मण वेशी के साथ मुलाकात करना चाहिए या नहीं। एक पतिव्रता युवती के लिए निर्जन रात में परपुरुष से बातचीत बुरा और निंदनीय है। केवल यही विचार कर वह मिलने में हिचकती थी। कारण, उसका सिद्धांत था कि असद उद्देश्य से न मिलने से कोई हानि नहीं है।
स्त्री को स्त्री से या पुरुष को पुरुष से मिलने का जैसा अधिकार मुझे है, वैसा ही अधिकार निर्मल चित्त रखने पर उसे भी प्राप्त है। संदेह केवल यह है कि ब्राह्मण वेशी पुरुष है या स्त्री। उसे संकोच था तो केवल इसीलिए कि मुलाकात मंगलजनक है अथवा नहीं। पहले ब्राह्मण वेशी से मुलाकात, फिर कापालिक द्वारा पीछा और दर्शन और अंत में स्वप्न, इन सब घटनाओं ने कपाल कुंडला को बहुत डरा दिया था। उसका अमंगल निकट है, उसे ऐसा जान पड़ने लगा, और उसे यह भी संदेह न रहा कि यह अमंगल कापालिक के आगमन के कारण है। यह तो स्पष्ट ही उसने कहा कि बातें कपाल कुंडला के बारे में ही हो रही थी। हो सकता है उसके द्वारा कोई बचाव की राह भी निकल आए, लेकिन बातों से तो यही जान पड़ता है कि या तो मृत्यु अथवा निर्वासन दंड। तो क्या ये सारी बातें मेरे ही लिए हैं? ब्राह्मण वेशी ने तो कहा था कि उसके बारे में ही बात है। ऐसी कुमंत्रणा में ब्राह्मण वेशी जब सहकारी है तो उससे मिलना मंगलजनक नहीं बल्कि आफत स्वयं बुलाना होगा। लेकिन रात में जो स्वप्न देखा उसमें तो ब्राह्मण वेशी के कथन से जान पड़ा कि वह रक्षा भी कर सकता है। तो क्या होगा? क्या वह स्वप्न की तरह डुबोएगा? हो सकता है माताजी ने उसे इसीलिए भेजा हो कि उससे मेरी रक्षा ही हो। अतएव कपाल कुंडला ने मुलाकात करने का ही निश्चय किया। बुद्धिमान ऐसा सिद्धांत करता या नहीं संदेह है, लेकिन यहाँ बुद्धिमानी से हमारा कोई संबंध नहीं है। कपाल कुंडला कच्ची उम्र की थी, अतः उसने बुद्धिमानी का विचार नहीं किया। उसने कुतूहली युवती जैसा सिद्धांत किया, भीमकांत रूप राशि दर्शन की लालची जैसा कार्य किया, नैशवन विहारिणी सन्यासी द्वारा पाली जाने वाली की तरह सिद्धांत किया, और सिद्धांत किया दीपक शिखा पर पतित होने वाले पतंगे की तरह। संध्या के बाद बहुत कुछ गृह कार्य समाप्त कर कपाल कुंडला ने पहले की तरह वन यात्रा की। यात्रा के समय कपाल कुंडला ने अपने कमरे का दीपक तेज कर दिया, लेकिन वह जैसे ही घर के बाहर हुई दीपक बुझ गया। यात्रा के समय कपाल कुंडला एक बात भूल गई। ब्राह्मण वेशधारी ने किस जगह मुलाकात के लिए लिखा है, अतः पत्र पढ़ने की फिर आवश्यकता हुई। उसने लौटकर पत्र रखा हुआ स्थान ढूंढा, लेकिन वहां पत्र न मिला। याद आया कि उसने पत्र को अपने जूड़े में खोस लिया था, अतः जूड़े में देखा, वेणी खोलकर देखा, लेकिन पत्र न मिला। घर के अन्य स्थानों को खोजा, अतएव पूर्व स्थान पर मिलने के ख्याल से निकल पड़ी। जल्दी में उसने फिर अपने खुले बाल बांधे नहीं, अतः आज कपाल कुंडला पहले जैसी अविवाहित प्रेमिका की तरह खुले केश होकर चली।